हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू, और टॉपिक है हमारा चैप्टर 5 क्लास 11 मैथ्स। क्या टॉपिक हमारा? टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इसमें सब होता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 टाइप से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप है ज्योमेट्रिकल फॉर्म, यानी कि उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा वेक्टर फॉर्म, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा है पोलर और टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म। तीसरा हमारा क्या है? पोलर और टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म। तो इसमें से जो हमारे मेन है हमारा ज्योमेट्रिकल फॉर्म और दूसरा है पोलर फॉर्म। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म और पोलर फॉर्म पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या? सबसे पहले शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म है क्या। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम लोग दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उस प्लेन का नाम है आर्गेंट प्लेन। उस प्लेन का नाम क्या है? आर्गेंट प्लेन, या उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, या उसी को कहते हैं गॉसियन प्लेन। क्या कहते हैं? आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन ना। तो किसी भी नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में हम लोग ड्रा करते हैं उसको बोलते हैं क्या? आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गॉसियन प्लेन। ठीक है, क्या क्या नाम है इसका? इसका हमारे पास 3 नाम है। क्या क्या? कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन या गॉसियन प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा क्लास 10th से नीचे चलते हैं। क्लास 10th में भी, 9th में भी, 8th में भी, 7th में भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कार्टेशियन प्लेन। क्या पढ़ा था? कार्टेशियन प्लेन, या उसी का नाम था क्या? एक्स वाई प्लेन ना। उसमें हम लोग क्या करते थे? ये हमारा होता था वाई एक्सिस, ये हमारा होता था एक्स एक्सिस और एक्स। ठीक है, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी उसका नाम हम लोग रखते थे क्या? ऑरिजिन बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? ऑरिजिन। और इसको ओ से दिखा देते थे। अब इससे जो हमारा ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते थे? हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे हमारे पास पॉइंट क्या है? एक्स वाई ना। इस एक्स वाई को हम क्या करते थे? यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते थे। यहाँ पर एक्स क्या है? एक्स हमारी एक्स एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है, और ये y जो है ये हमारी क्या है? ये हमारी y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस होती है। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते थे, दिखा देते थे। सेम यही काम, सेम यही रिप्रेजेंटेशन हम लोग किसके लिए करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए करते हैं। जैसे अगर ये काम कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं, इसी प्लेन का नाम क्या हो जाता है? आर्गेंट प्लेन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाता है, या गॉसियन प्लेन हो जाता है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस i। तो यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट P है, यहाँ पर ये किसको शो करने लगेगा? ये हमारा x इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो y है ये हमारा
रिप्रेजेंट करेंगे ना। यानी कि जो हमारा पॉइंट है ये किससे एसोसिएट है, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट है, ठीक है। अच्छा ये अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट है तो ये क्या हुई हमारे, ये रियल वैल्यू हुई, रियल वैल्यू ऑफ z, और ये क्या हुई, ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू हुई इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर ये हमारा रियल वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो इस एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा, इस एक्सिस का नाम हो जाता है रियल एक्सिस। क्या हो जाता है, रियल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। तब इसको हम एक्स एक्सिस नहीं कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है, ये हमारी जो एक्सिस होती है इसका नाम हो जाता है रियल एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ये तो हो गया ऑर्गेनिक प्लेन के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है P, इस पॉइंट को इस O से मिला देते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल एसोसिएट हुआ इसका नाम रख देते हैं क्या, ये जो एंगल हमारा बना ये क्या है हमारा, थीटा, ठीक। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये पॉइंट हमारा हो जाता है M। ये थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा एक एंगल है, और इस एंगल का नाम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस ऑर्गेनिक प्लेन में क्या बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट क्या बोलते हैं, थीटा क्या बोलेंगे, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसी को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये है क्या, ये हमारा ये जो आर्गुमेंट ऑफ z है ये हमारा क्या है, ये हमारा इस x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया क्या है, एंगल। और इसी एंगल, इसी थीटा को लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ z बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, z है, मॉड ऑफ z। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉडुलस z। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस z या मॉड ऑफ z, ठीक है। अब इसमें दिया गया द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OP इज कॉल्ड मॉडुलस z। यही जो हमारी लाइन है, इसी लाइन को, इसी की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z। और इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इस मॉडुलस z को हम दिखाते हैं मॉड ऑफ z। किससे डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z, ठीक है। अब इसमें इस मॉड ऑफ z की जो वैल्यू है, ये मॉडुलस z की जो वैल्यू है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इसको देख लिया जाए, ठीक है। इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं या दिखाते हैं, देखिए ये हमारी क्या डिस्टेंस है, ये हमारी रियल एक्सिस पर क्या है, x, ये रियल है, और ये हमारी क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है y, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि z इक्वल टू x प्लस i, ये ध्यान में रहे। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन नहीं, ये हमारा ऑर्गेनिक प्लेन है। और अगर इस तरह से कोई पॉइंट दिखाया गया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पॉइंट, रियल और इमेजिनरी पार्ट का पॉइंट है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें देखिए इस फिगर से हमको क्या दिख रहा है, इस फिगर से अगर इस z की वैल्यू, इस मॉडुलस की वैल्यू, इस मॉडुलस की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू, मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा ये हमारा एक क्या बन गया, हमारा एक राइट एंगल का एंगल दिख रहा है, ठीक है। यहां से बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या हमको मिलेगा, हमको मिलेगा OP का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। इसकी वैल्यू OP का स्क्वायर
जेड, क्या लिख सकते हैं, जेड लिख दें या ओपी रहने दीजिए, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओएम क्या हो जाएगा हमारा, ओएम हमारा हो जाएगा एक्स और पीएम कितना हो जाएगा वाई, तो मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से ओपी इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ओपी इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस ओपी को हम किससे दिखाते हैं, मॉड ऑफ जेड से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मॉडुलस जेड, लिखेंगे 10 मॉडुलस जेड इक्वल टू क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर हमको पूछ लिया जाए कि इस मॉडुलस जेड की वैल्यू क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, हम क्या लिख सकते हैं मॉडुलस जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस थीटा के बारे में क्या होता है, थीटा क्या है, थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो पार्ट बना रहा है ये इसी को बोलेंगे। और थीटा का हमने बताया कि थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें और है, अगर यहाँ से इस थीटा की वैल्यू को डिफाइन करना पड़े या निकालना पड़े तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो चीजें फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज तो अगर यहाँ से हम लोग cos थीटा की वैल्यू को निकालें, cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर हो जाएगा x अपॉन कितना हाइपोटेन्यूज मॉडुलस ऑफ जेड। और इस मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, इस मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे अगर हम लोग sin थीटा की वैल्यू को डिफाइन करें तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड और इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, एक चीज और यहाँ से फाइंड किया जा सकता है, क्या, tan थीटा की वैल्यू। और हम लोग जब भी आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो इससे भी कर सकते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो बताएंगे भी कैसे किया जाएगा, इससे भी कर सकते हैं और tan थीटा से भी कर सकते हैं। इससे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्या कि थीटा की वैल्यू, आर्गुमेंट की वैल्यू क्या ली जाए, और लेकिन उससे करने पर, tan थीटा से करने पर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x, और y क्या है यहाँ पर, y हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z, और क्या ये मॉडुलस, ये वैल्यू किस मिलेंगे हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। और पॉजिटिव इसलिए लिए मॉडुलस इसलिए लगा देते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के झंझट से हमको मुक्ति मिल जाती है, हम छूट जाते हैं। अब यहाँ से अगर हमको थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी पड़े तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z। यहाँ से हम लोग आर्गुमेंट को फाइंड कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार एक ही जगह स्थिर हो, ये क्या कर सकता है, कई बार चक्कर मार सकता है, कई बार चक्कर मार सकता है ना। तो ये इसके लिए क्या होगा, जब कई बार चक्कर मारेगा तो इसके पहले हम लोगों ने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू को डिफाइन किया है, तो वहां पर उस थीटा की वैल्यू को क्या लेंगे इसके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर इससे हम करते हैं, इससे हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो हम थीटा की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आर्गुमेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हमको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, एक चीज और, इस थीटा की वैल्यू को, इस थीटा की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू हमारी, ये वैल्यू हमारी जीरो क्या हो, ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी -पाई से +पाई के बीच में बिलोंग करती है। और इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल।  वैल्यू।                                                                                                             प्रिंसिपल
यानी कि जो आर्गूमेंट की वैल्यू आएगी वो हमेशा इसी के बीच में आएगी। इसी के बीच में आएगी मतलब इसी के बीच में वैल्यू लेंगे आर्गूमेंट की वैल्यू, ठीक है। और क्या है इसमें, ये तो हो गया हमारा द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट थीटा इज लेस देन -5 एंड थीटा इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये होता क्या है, ये है क्या कि ये हमारा क्या होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ से जब चलेंगे कि वैल्यू क्या हो जाएगी पाई, और यहाँ से क्या करेंगे जब नेगेटिव डायरेक्शन चलेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो ये हमारे पूरा राउंड नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। यही है, यही से वैल्यू को डिफाइन करते हैं। अब इसमें है कि आर्गूमेंट की वैल्यू आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या आर्गूमेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर या इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू ली जाएगी इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ये हमको जानकारी है, ये हम जान रहे हैं तो क्वेश्चन करते समय हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें दिया गया पहला फर्स्ट क्या, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इक्वल टू या आर्गूमेंट ऑफ z, आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई when x is greater than 0 and y is greater than 0। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ z क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई when x is greater than 0 and y is greater than 0। अगर x भी हमारा greater than 0 है और y भी हमारा greater than 0 है, greater than 0 का मतलब क्या है वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो ये दोनों वैल्यू हुई। मान लेते कोई पॉइंट हमारा ये ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर x और y, तो ये कहां पर लाई करेगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये कहां पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो उस कंडीशन में ये जो आर्गूमेंट होगा थीटा, इस ये हमारा क्या आर्गूमेंट ऑफ क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z है, और मान लेते कि कितना है अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज अ एक्यूट एंगल, अल्फा क्या है हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है। तब यहां से हमको क्या मिलेगा, तब यहां से हमको क्या मिलेगा, जो हमारी वैल्यू होगी तो क्या होगी, जब ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तब आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका आर्गूमेंट क्या होगा, उसका आर्गूमेंट इस थीटा के बराबर होगा, और थीटा क्या है आर्गूमेंट ऑफ z है, और इसको हमने किससे दिखा दिया है अल्फा से। अल्फा क्या है, अल्फा हमारा एक एक्यूट एंगल है, एक छोटा एंगल है। दूसरा हम चलते हैं, जब थीटा की वैल्यू या यहां पर कर सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z व्हेन x इज क्या, x इज लेस देन 0, x क्या है लेस देन 0 है और y क्या है ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, x हमारा नेगेटिव है, x हमारा क्या है नेगेटिव है और y क्या है हमारा पॉजिटिव है। इस कंडीशन में ये जो हमारा p पॉइंट है, जो हमारा p पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। यहां तो एंगल कहां से कहां तक होगा, एंगल हमारा यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस अल्फा ना, या हम इसको लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई माइनस
की वैल्यू को फाइंड करके क्या करेंगे, पाई से माइनस कर देंगे, पाई से माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी हमारी किसकी होगी, आर्गुमेंट की वैल्यू हो जाएगी। और थीटा ये हमारा जो है अल्फा कैसे फाइंड होगा, अल्फा हमारा यहाँ से फाइंड होगा tan थीटा इक्वल टू y बाई x, ठीक है, यहाँ इस फॉर्मूले से हम इससे करेंगे तो हमको आसानी होगी, हमारी जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट आ जाएगी, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा इसमें है कि जब ये हमारा क्या हो जाए, ये वैल्यू हमारी क्या हो, लेस देन 0 हो, यानी कि x भी लेस देन 0 हो और y भी क्या हमारी लेस देन 0, तब क्या होगा, तब ये हमारा जो दोनों पॉइंट हैं x भी निगेटिव हो गया, y भी निगेटिव हो गया, तब इस कंडीशन में कहां पर लाई करेगा, ये हमारा तब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये पॉइंट कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा। तो एंगल कहां से कहां तक होगा थीटा, ये यहां से लेकर के यहां तक होगा, और अल्फा कौन सा होगा, ये पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस पाई, ये किसकी वैल्यू होगी, आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू। हम क्या करेंगे, यहां पर अल्फा की वैल्यू फाइंड करके उसमें से पाई को माइनस कर देंगे, कब, जब हमारा पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर लाई करता हो, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता हो। इसी तरीके से जब हमारा क्वाड्रेंट कहां लाई कर रहा हो, हमारा पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई कर रहा हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, और कब करेगा, जब अल्फा की वैल्यू हो पॉजिटिव, अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0, y की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, और x की वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू हमारी क्या हो, पॉजिटिव हो, तब ये पॉइंट हमारा कहां लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उस कंडीशन में ये थीटा क्या होगा, माइनस अल्फा के बराबर होगा, यानी कि जो आर्गुमेंट आएगा वो जो थीटा की वैल्यू आ रहेगी, अल्फा की वैल्यू आ रहेगी, उसके नेगेटिव के बराबर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट या आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इस पर जो अभी हम लोगों ने बात की है, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन करने से क्या होगा, क्लियरिटी बढ़ जाएगी, यानी जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिखा है कि फाइंड द मॉडुलस एंड argument of 1 plus I under root 3, find the modulus and argument of क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया 1 plus I under root 3। तो मान लेते हैं क्या हमारा लेट z इक्वल टू 1 plus I अंडर रूट, क्या फाइंड करना है हमको, मॉडुलस फाइंड करना है, क्या होगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं, क्या मिलेगा हमको, रियल वैल्यू कितनी है, x 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू कितनी है y की, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट वैल्यू कितनी आ गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, मॉडुलस z की वैल्यू। आगे इसमें हमको क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था आर्गुमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, अगर हम कंपेयर करेंगे इसको किससे, z इक्वल टू x प्लस i y से, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0, और जो y की वैल्यू है वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहां पर लाई करेगा, मान लेते हैं यहां पर कहीं पे लाई करेगा, इसको p पॉइंट, ठीक है, x और y यहां कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो यहां से हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको बताना है इसका आर्गुमेंट, यानी कि ये जो थीटा है, देखो थीटा जो एंगल बना हुआ है, इसका आर्गुमेंट कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या लिख सकते हैं, इसको आर्गुमेंट ऑफ
मॉडुलस। अब यहाँ से वैल्यू को रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट क्या है, √3 है, तो क्या हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ √3 अपॉन रियल पार्ट कितना है 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी √3। ये किसकी वैल्यू होगी, tan अल्फा की, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं tan π/3। क्या आ जाएगा अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू होगी π/3 ना, और अल्फा किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अल्फा की वैल्यू आई है π/3, तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू हो गया π/3। ठीक है, ये कब था, जब हमारी वैल्यू कहाँ लाई कर रही थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रही थी। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ किसका, -2 + 2√3i, इसका फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा √x² + y²। वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, √ रियल पार्ट क्या है, -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2√3 पूरे का स्क्वायर। वैल्यू क्या आएगी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4, और ये हो जाएगा 4 × 3 12, आगे कितना है √16, वैल्यू आ गई कितनी 4। तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, मॉडुलस इक्वल टू हो गया कितना, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू कितना आ गया 4। दूसरा यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, z इक्वल टू x + i y, तो z की x की वैल्यू क्या है, x इज लेस देन 0, x की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये क्या है लेस देन 0 है, एंड y इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू क्या है +2√3, तो x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ कहीं पे लाई करेगा तो इसके लिए क्या बताया था, थीटा इक्वल टू π-α, सेकंड क्वाड्रेंट में π-α। अब अगर हमको आर्गुमेंट की वैल्यू निकालनी है, फाइंड करनी है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, tan के पास। लिखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, इसमें मॉडुलस। वैल्यू रख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है 2√3 और रियल पार्ट कितना है -2, और किसमें ये रहेगा मॉडुलस। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आ गई √3, क्यों, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू थी, आ गया अल्फा। अब यहां से हम लोग करेंगे, क्या आएगा tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan π/3, और अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3। अगर हम उससे करते हैं, इससे साइन और कॉस से ना, तो हम क्या दिखा देते हैं, इसी वैल्यू को आर्गुमेंट दिखा देते हैं, और ये हो जाता क्या हमारा कल। लेकिन हम किससे कर रहे हैं, tan वाले से कर रहे हैं, तो वहां से देखिए स्पष्ट हो रहा है कि हमारी वैल्यू कहाँ लाई कर रही थी, ये हमारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी, और उस क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट है वो कितने की इक्वल है, π-α की इक्वल है। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू हो जाएगा थीटा, और एक इसके इक्वल है π-α के इक्वल है, क्यों, क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, क्यों, क्योंकि जो x की वैल्यू थी वो लेस देन 0 थी, और जो y की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 थी, यानी कि लेस देन 0 x की वैल्यू और ग्रेटर देन 0 y की वैल्यू, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या हो जाएगी, π-α हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, π-α की वैल्यू कितनी है π/3। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा
3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, आर जेड। ठीक, अब हमको लगता है कि जो हमने अभी तक बताया, जो भी हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उस इंट्रोडक्शन में हमने 2 क्वेश्चन भी करवा दिया, तो हमको लगता है कि मोटा मोटा कुछ दिमाग में जरूर समझ में आया होगा। नहीं 100% तो 80% तो आपको आज ही जाना चाहिए आपकी मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे और आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये क्या था हमारा, ये हमारा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं और किस तरह से वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा वेक्टर था, उसको हमको नहीं पढ़ना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किस पर, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म या उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए हमको क्या पढ़ना है, पोलर आर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या है ये पोलर फॉर्म, क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह से हम इस टॉपिक को कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पोलर फॉर्म है क्या। यहाँ पर दिया गया है लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट p x y इन द आर्गेनेट प्लेन। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से आर्गेनेट प्लेन में ड्रा करते हैं, दिखाते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो कैसे दिखाते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यहाँ से रियल पार्ट को, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को हम किसी पॉइंट के थ्रू, एक पॉइंट में एसोसिएट करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या था, ये भी हमारा पॉजिटिव था, ये भी हमारा पॉजिटिव था, इसलिए कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ से हमारा क्या है, ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा, और ये क्या हमारा मॉडुलस ऑफ z, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारा जो OP है वो क्या है, हमारा मॉडुलस z है, एंड एंगल POX क्या है, ये हमारा थीटा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, इन ट्रायंगल POM, इस ट्रायंगल हमको मिलेगा क्या, इन ट्रायंगल POM, यहाँ से हमको मिलेगा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, POM, ये हो जाएगा हमारा OM अपॉन PO या OP, OM अपॉन OP ना, क्या हो जाएगा, OM अपॉन OP, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है, x है, और ये हमारा जो परपेंडिकुलर कितना हमारा है, y, और ये क्या है, OP हमारा कितना है, हमारा मॉडुलस z यानी कि r के इक्वल है। तो यहाँ पर OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, OM हो जाएगा x अपॉन OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉडुलस z। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा x इक्वल टू मॉडुलस z cos थीटा। क्या मिलेगा यहाँ से, x इक्वल टू मॉडुलस z cos थीटा। इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से क्या निकालेंगे, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा PM अपॉन OP। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PM क्या हमारा y है, y क्या हमारा रियल पार्ट ऑफ z एंड मॉडुलस z। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा y इक्वल टू मॉडुलस z sin थीटा। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन 6। अब देखिए इरेज कर देते हैं, यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमारा आ जाएगा therefore z इक्वल टू x प्लस i y,
इसी में वैल्यू हम लोग रख देते हैं, क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है मॉडुलस z cos थीटा, मॉडुलस z cos थीटा प्लस i मॉडुलस z sin थीटा। दोनों जगह से मॉडुलस z को कॉमन कर लेते हैं, बचेगा क्या हमारा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, इस मॉडुलस z की वैल्यू क्या थी, हम लोग क्या किससे दिखाए थे, r से, कि क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा स्मॉल r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, और यही क्या हमारा, यही हमारा है पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हमारा, यही हमारा क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z, इसको इस तरह से लिख देते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, ठीक, क्या है ये हमारा क्या है, ये हमारा पोलर फॉर्म में हो गया, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। और थीटा क्या है, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक भैया, तो हमारा हो गया आर्गेन प्लेन, आर्गुमेंट, मॉडुलस और पोलर फॉर्म। ठीक, अब इस पर जब क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कैसे फाइंड किया जाता है। ये अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो जो हमारी क्लियरिटी थोड़ी सी और बढ़ जाए। ठीक है, कैसे फाइंड किया गया है, ये आसान है। क्या हमने किया था, पहले फॉर्म किया गया था POM, वहां से cos थीटा की वैल्यू, वहां से sin थीटा की वैल्यू को लोग निकाल दिए हैं, और जो वैल्यू आई हमारी x और y में उसी को इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रख करके सॉल्व कर दिए हैं। हमको क्या मिल गया है, z इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर z इज रिप्रेजेंट अ पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक, अब करते हैं हम लोग एक एग्जांपल, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल क्या है, इसमें दिया गया है, राइट 1 प्लस i इन द, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द कॉम्प्लेक्स number 1 plus I in the polar form। क्या करना है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है 1 plus IY, और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमको क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से हमको मॉडुलस फाइंड करनी पड़ेगी, मॉडुलस मतलब r की वैल्यू, यहाँ से हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा। और जब ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड हो जाएंगी तब हम उसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मान लेते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है क्या है, लेट z इक्वल टू 1 प्लस i। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें हमको तीनों चीजें मिल जाएंगी, क्या क्या, मॉडुलस भी मिल जाएगा, आर्गुमेंट भी मिल जाएगा और पोलर फॉर्म भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस z यहाँ से क्या होगा, मॉडुलस z इक्वल टू हो जाएगा r इक्वल टू मॉडुलस z इक्वल टू क्या, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, रियल पार्ट 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना 1 का स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, कितनी आ जाएगी, अंडर रूट। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हमारी किसकी हो गई, r की हो गई, r मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, आगे हम लोग क्या निकालेंगे, आगे हम लोग निकालेंगे आर्गुमेंट ऑफ z। तो इसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, या इसको कर लेते हैं हम लोग y अपॉन x, इसमें मॉडुलस। यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 1 और रियल पार्ट ऑफ z क्या है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई, मॉडुलस 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी हमको मिला
ठीक है, क्या मिला है हमको π/4। और अब क्या देखेंगे कि ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जिस पॉइंट को एसोसिएट करेगा वो हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखते हैं सिंस x is greater than 0 and y is greater than 0। यहाँ पर देखेंगे जो x की वैल्यू है वो कितनी है 1, जो y की वैल्यू है वो भी क्या है 1 है, और दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि हमारा जो x है वो भी पॉजिटिव है, जो हमारा y है वो भी पॉजिटिव है। इसलिए जो हमारी वैल्यू होगी ये जो हमारा किस पॉइंट को एसोसिएट करेगा वो कहाँ पर लाई करेगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब क्या होगा, तब हमारा जो थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा। जो हमारा थीटा होगा वो क्या होगा, वो हमारा अल्फा के बराबर होगा। और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है π/4। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा इक्वल टू π/4। तो आर्गुमेंट हमारा कितना आ गया π/4 आ गया। अब हमको क्या करना है, थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सो दैट द पोलर फॉर्म ऑफ किसका 1 + i, सो द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i क्या हो जाएगा, हो जाएगा z इक्वल टू r, लिख देते पहले r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से हमको, z इक्वल टू r की वैल्यू √2 ब्रैकेट में cos थीटा π/4 प्लस i sin π/4। ये क्या होगा, ये हमारे इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म हो गया। ये क्या है, उसका मॉडुलस हो गया, ये क्या है, उसका आर्गुमेंट। तो अगर हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है सबसे पहले हमको उसका मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा, यानी r की वैल्यू को निकालनी पड़ेगी, फिर आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा और वहां पर देखना पड़ेगा कि जो हमारा आर्गुमेंट है यानी जो अल्फा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है, यानी कि जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है जिस पॉइंट को एसोसिएट करेगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर फर्स्ट में लाई करता है तो थीटा हमारा अल्फा के बराबर होगा, सेकंड में लाई करता है तो पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा, थर्ड में लाई करता है अल्फा माइनस पाई के बराबर होगा, और फोर्थ में लाई करता है तो माइनस अल्फा के बराबर होगा। उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को निकाल लेते हैं, यानी कि किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू को निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जब हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और रख देंगे जो वैल्यू को फाइंड की है, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था और इसके जो पार्ट थे, आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।